आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 के बारे में। नया अध्याय है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि समीकरण किसे कहते हैं। यदि चार संक्रियाएं होती हैं हमारे पास, प्लस माइनस गुणा भाग के द्वारा जुड़े चर तथा अचर के संयोजन को बीजगणितीय व्यंजक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। यदि बराबर का चिन्ह लगा होता है तो उसे बीजगणितीय समीकरण कहते हैं। यदि बराबर का चिन्ह न हो तो केवल व्यंजक ही कहलाता है। अब जैसे कि समझिए, एग्जाम्पल लेते हैं 5x + 15 = 0। तो यहाँ पर क्या है, बराबर का चिन्ह लगा है और 0 है। तो इस प्रकार की जो समीकरण होती हैं, मतलब इसका जो रूप होता है, यह समीकरण कहलाता है। और यदि 5x + 15 यहाँ कोई बराबर 0 या बराबर कुछ नहीं है तो यह केवल एक व्यंजक कहलाता है। ऐसे यहाँ देखेंगे 3x + 2y = 10। तो यह क्या है, एक समीकरण है, जबकि यहाँ बराबर नहीं है। तो यह क्या है, 5x + 2y, यह केवल एक व्यंजक है। देखेंगे केवल एक चर यानी कि एक वेरिएबल वाले समीकरण जिसकी अधिकतम घात 1 हो, एक चर वाले समीकरण कहलाते हैं। जैसे कि 5x + 7 बराबर 15 + 3x। हमने यहाँ देखा कि यहाँ पर अधिकतम घात क्या है, 1। अधिकतम घात क्या है, 1। और इसमें केवल एक ही चर है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। तो इसको क्या कहेंगे, एक चर वाले समीकरण कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, y + 5/8 = 5 - y। यहाँ पर जो चर की घात है 1 है, यहाँ भी 1 है, तो इसको एक चर वाला समीकरण कहेंगे। और इसी प्रकार से 5z - 3 = यानी बराबर z/2 - 11। √3x - 6 √3x बराबर 10√3। तो इस प्रकार के जो समीकरण होती हैं उसको हम एक चर वाले समीकरण कहते हैं, यानी कि इन वन वेरिएबल इक्वेशन। इसी प्रकार से हमारे पास 2 वेरिएबल्स होते हैं। जैसे वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल जैसे x, y, z। और नॉन वेरिएबल्स कौन से होते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4 एटसेट्रा। इस प्रकार से हम ध्यान देंगे कि ये चर कहलाते हैं और ये अचर कहलाते हैं। अब हम देखेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल। इसे हम कितने प्रकार से कर सकते हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल। नंबर 1, इसको हम आलेखीय विधि के द्वारा करते हैं। आलेखीय विधि। और नंबर 2, इसको कहते हैं बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि के द्वारा हल करते हैं। आलेखीय विधि यहीं समाप्त हो जाती है, बताएंगे। और बीजगणितीय विधि में अब हम इसको 3 प्रकार से हल कर सकते हैं। नंबर 1 होता है प्रतिस्थापन विधि। दूसरी विधि होती है विलोपन विधि। विलोपन विधि। और तीसरी होती है वज्र गुणनखंड विधि। वज्र गुणनखंड विधि। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम आगे पढ़ेंगे आलेखीय विधि, फिर उसके बाद में पढ़ेंगे बीजगणितीय विधि। और बीजगणितीय विधि में हम 3 प्रकार से हल करते हैं।
जिसे इंग्लिश में कहते हैं सब्स्टिट्यूशन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं, और इसे एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, एलिमिनेशन मेथड भी कहते हैं। और वज्र गुणनखंड को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसको क्या कहेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, CROSS, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं। तो अब हम आपको आलेखीय विधि के बारे में पढ़ाएंगे सबसे पहले, उसके बाद में बीजगणितीय विधि के बारे में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप इसको समझ लीजिए। डियर स्टूडेंट, ये हैं NCERT के सवाल, एक्सरसाइज 3.1। इसमें हम पहले आपको इस चैप्टर में आलेखीय विधि के द्वारा सवाल करना बताएंगे, किस प्रकार से हल करते हैं। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मेरी आयु तुम्हारी आयु की 7 गुना थी। अब से 3 वर्ष बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु का 3 गुना हो जाएगी। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो कैसे करना है, चलिए हल करते हैं। तो पहले मान लेंगे कि माना पिता की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा पुत्री की आयु y वर्ष मान लेते हैं। तब उसने कहा कि 7 वर्ष पहले, उसने क्या कहा है, 7 वर्ष पहले पिता की जो आयु है वो कितनी होगी, x - 7 वर्ष। क्योंकि जब हम उम्र को पहले बताते हैं तो माइनस कर देते हैं, और अगर हम कहेंगे अब से 7 वर्ष बाद तो हमारी आयु 7 वर्ष बढ़ जाएगी, और कहेंगे कि 7 वर्ष पहले हमारी आयु तो 7 वर्ष घट जाएगी, तो इसको घटा देंगे। इसी प्रकार से पुत्री की जो आयु है वो y - 7 वर्ष लिखेंगे। अब प्रश्न कहता है कि प्रश्न अनुसार क्या होगा कि जैसे कि x - 7 ये क्या है, पिता की आयु क्या थी, y माइनस जो 7 है, जो पुत्री की आयु की 7 गुना थी। तो 7 गुना किसकी है, पिता की। तो पिता की ज़्यादा है, 7 गुनी ज़्यादा है, तो 7 की गुणा करके पुत्री की आयु में 7 की गुणा करके इसको बराबर कर लेंगे। तब हम देखेंगे 7 की गुणा करेंगे तो 7y - 7 × 49। अब यहाँ लिख सकते हैं x - 7 = 7y - 49। इस प्रकार से करेंगे। अब आगे देखेंगे। तो ये हो गया। अब इसे हल करेंगे। इस पूरे 7y को इधर लाएंगे और 7 को इधर लाएंगे तो x माइनस, जब पक्षांतर करेंगे तो दाएं से बाएं करने पर प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और बाएं से दाएं जाने पर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ -49 पहले से ही है, यह प्लस का 7 हो गया। अब x - 7y =
माइनस के 49 ज़्यादा हैं और प्लस के कम हैं, तो इसे घटाने पर माइनस के 42 हो जाएंगे। इसलिए आ गई हमारे पास एक समीकरण 1। अब उसने कहा 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष के बाद पिता की आयु क्या होगी? क्या कहा था? पिता की आयु 3 वर्ष बाद, तब वर्तमान की x है तो 3 वर्ष के बाद क्या होगी? इतने होगी। और पुत्री की आयु कितनी होगी? y है, वो यहाँ पर हमने माना था y + 3, ये इतने हो गई। ये 3 वर्ष के बाद की घटना है। अब उसने कहा कि मैं 3 वर्ष बाद तुम्हारी आयु का 3 गुना हो जाऊंगा, तब x + 3 ये पिता की आयु है और इसकी उम्र का 3 गुना हो जाएगा। ये है पुत्री की आयु। जब हम पुत्री की आयु कम है तो इसमें 3 की गुणा करके पिता की आयु के बराबर कर लेंगे। अब इसको हल करेंगे। x + 3 बराबर 3y और 3 × 9। अब क्या होगा? 3y इधर आएगा, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 3y हो जाएगा, धनात्मक का ऋणात्मक हो जाएगा, और इधर +9 है, धनात्मक है, तो ये जाएगा 3 बराबर 6। तो अब हम इसको लिख सकते हैं x - 3y बराबर 6, और इसको हम क्या कहेंगे? समीकरण 2। इसको इस प्रकार से हल कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। समीकरण 1 ले लेते हैं पहले। समीकरण 1 से कैसे हल करेंगे? हमारे पास था x - 7y और बराबर -42 था। इसमें हमें क्या करना होगा? y की वैल्यू निकालने के लिए -7y बराबर -42, इस x को हमें दाईं तरफ ले जाना है। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। इसको ले जाएंगे तो प्लस का x क्या हो गया? माइनस का x। और y की वैल्यू निकालने के लिए -42 - x बटे -7, इस प्रकार से कर लेंगे। इसमें से हम देखेंगे माइनस माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा, और यहाँ -7 है, माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे। अब हम इसको लिख सकते हैं y बराबर x + 42, चूँकि दोनों ही धनात्मक हैं तो इसको हम इधर उधर लिख सकते हैं 7। अब यहाँ पर हमें एक टेबल बनाना होगा। जैसे कि यदि हम x बराबर 0 मान लेते हैं तब y की वैल्यू निकालेंगे। तो y बराबर क्या होगा? x की जगह पर 0 रखेंगे, +42 बटे 7, 7 × 42 क्या हो गया? 6। तो यहाँ पर आ गया 6। और यदि x बराबर, आप अपनी तरफ से कोई भी अंक रख सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि ये पूरा पूरा डिविजिबल हो, इसका हिसाब लगा लेंगे। जैसे कि हमने यहाँ 0 रखा था तो यहाँ हमें मालूम है 42 बचेगा, और 42 में 7 का भाग देंगे तो 6 बार जाएगा। इसी प्रकार से यदि हम x बराबर 7 रखेंगे तब क्या होगा? तो यहाँ 7 +42 और बटे 7, ये हो गया 49 बटे 7, और 7 × 7 = 49। जब x की वैल्यू 0 होती है तो 6 आता है, और x की वैल्यू अगर 7 मानते हैं तो y = 7 आ जाता है। इसी प्रकार हम इसी प्रकार की डिजिट रखेंगे। जैसे x बराबर हमने 14 मान लिया, तब क्या होगा? y बराबर x की जगह पर हमें 14 रखना है। अब देख रहे हैं ये कितना हो जाएगा? 56 बटे 7, 7 × 8 = 56। इसी प्रकार से 3 4 मान निकाल लेंगे, 3 भी निकाल सकते हैं, 4 भी निकाल सकते हैं। यदि x बराबर हम इसी क्रम से मान लें तब y बराबर होगा 42 + 42 बटे 7। तो ये कितनी बार चला जाएगा? 12 बार चला जाएगा, क्योंकि 7 × 42, 7 × 42, 6 और 6 12। या इन दोनों को जोड़ करके भी निकाल सकते हैं, 84 आएगा।
तो 12 सत्ते 84, 12। तो यहाँ पर एक टेबल बना लेंगे। किस प्रकार से टेबल बनाएंगे? ये एक टेबल है, तो समझने की कोशिश करिए कि हम किस प्रकार से बनाएंगे। जैसे x है और यहाँ y है, तो हमने x की वैल्यू जब 0 ली थी तो कितना आया? 6। इसी प्रकार से हम x की वैल्यू 7 मानते हैं तो y की वैल्यू कितनी आती है? 7। यहाँ पर x की वैल्यू हमने 14 मानी थी तो यहाँ कितना आया था? 8। और x की वैल्यू 42 मानेंगे तो कितना आया? 12। तो छात्रों, हम इसी प्रकार से अपने मन से और भी यहाँ निकाल सकते हैं। तो इसको हमें ग्राफ पर बनाना होगा। अभी फ़िलहाल हम टेबल बना लेते हैं। तो ये पहली टेबल है। अब ये समीकरण 1 से बनाई गई टेबल है और अब बनाएंगे समीकरण 2 के द्वारा टेबल किस प्रकार बनाई जाती है। अब समीकरण 2 लेते हैं। समीकरण 2 में क्या था? x माइनस 3y बराबर 6 था। अब इसी प्रकार से इसको हल करना है, जैसे कि माइनस 3y और 6x को ले जाने पर, पक्षांतर करने पर माइनस x, और y की वैल्यू निकालेंगे तो 6 माइनस x बटे माइनस 3y हमें प्राप्त हुआ। अब इसमें से अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो x प्लस हो जाएगा और माइनस का 6 हो जाएगा। जब यहाँ प्लस था या माइनस था, जब माइनस कॉमन लेते हैं तो चिन्ह विपरीत हो जाते हैं, अपोजिट। x माइनस का x प्लस हो जाएगा और प्लस का 6 माइनस का 6 हो जाएगा और माइनस का 3, ये इससे काट देंगे। तब हमारे पास आएगा y बराबर x माइनस 6/3। अब इसी प्रकार से हम यहाँ देखते हैं, यदि हम x बराबर, जैसे यहाँ 6 ले लेते हैं तो हम जानते हैं 6 में से 6 जाएगा तो 0, और 0 में 3 का भाग देंगे तो 0। तो चलिए पहले 6 ही ले लेते हैं। यदि x बराबर 0 लेंगे तो y का मान क्या आना चाहिए? 6 माइनस 6 बटे 3, 0 बटे 3, 0। कहने का मतलब x का मान अगर 6 लेते हैं तो y का मान 0 प्राप्त होता है। इसी प्रकार से हमें इसी प्रकार से लेना होगा कि ये 3 का भाग भी चला जाए। दूसरा लेते हैं, जैसे कि x बराबर 12 ले लिया तो 12 बराबर 12 माइनस 6 बटे 3, 12 में से 6 जाएगा तो 6 बटे 3, 3 दूनी 6। क्या देखा हमने? यदि हम x का मान 12 लेते हैं तो y का मान हमें 2 प्राप्त होता है। इसी प्रकार से x बराबर 18 लेते हैं तो y बराबर 18 माइनस 6 बटे 3, 12 बटे 3, 3 चौक 12। तो 18 लेने पर y का मान 4 प्राप्त होता है। इसी प्रकार से अगर हम x का मान 42 ले लेते हैं तब क्या देखेंगे? 42 माइनस 6 बटे 3, तो 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 36 बटे 3, और इसको कैंसिल करने पर आएगा 12। चलिए इसकी टेबल बना लेते हैं अब जल्दी से। तो हमने क्या देखा? x का मान और यहाँ y का मान। जब हमने x को 6 माना तो y का मान 0 प्राप्त होता है। उसी प्रकार से x का मान यदि हम 12 लेते हैं तो 2 प्राप्त होता है, और यदि हम x का मान 18 लेते हैं तो y का मान 4 प्राप्त होता है। इसी प्रकार x का मान 42 लेते हैं तो 12 प्राप्त होता है। तो छात्रों, इसको हम आगे भी कर सकते हैं जितना चाहें, लेकिन हमें एक तरह से समझाना है तो इतने मान काफ़ी होंगे। अब ये देखते हैं कि जैसे कि बिंदु, यहाँ पर हम देखते हैं अगर हम a का मान निकालें कि ये बिंदु कहाँ पर होगा, तो हम इसको कुछ भी मान सकते हैं, a b c d e f। तो हम पहले में मान लेंगे a b c d, 4 मान निकाले हैं तो यहाँ पर आगे d मान लेते हैं। तो d का मान कितना आया? x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू। इसी प्रकार से d के बाद में e की वैल्यू, x की वैल्यू पहले लिखेंगे 12, 2, और इसी प्रकार यहाँ f मान लेंगे, ये है 18 और 4।
ये बिंदु हैं, और ई के बाद में एफ जी, तो जी की वैल्यू आ गई हमारे पास 42 और 12। इस प्रकार से हम कर लेंगे। अब इसको हम ग्राफ पर खींचेंगे। अब ग्राफ पर कैसे खींचेंगे बताते हैं। मैंने पहली टेबल को भी यहाँ पर लिख दिया है, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो हम इस तरीके से देख लेंगे इसको। ये दूसरी टेबल है, दूसरे समीकरण से है, और ये समीकरण 1 से है। तो मैंने लिख दिया है यहाँ पर, इसमें ए का मान है 0,6। अब यहाँ पर हम, वैसे तो आपको ग्राफ कॉपी लेनी पड़ेगी, लेकिन मैं यहाँ समझा रहा हूँ। ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। यहाँ मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार से मान लेंगे और हम देख लेंगे कि हमारे मान किस रूप में दिए हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ 5 5 का अंतर ले सकते हैं। 10 15 20 25 30 35, इसको हमें आगे और खींचना पड़ेगा इस तरीके से। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 40 और यहाँ पर 45, और ये x की वैल्यू है। ये बच्चों इसको ग्राफ कॉपी पर ही खींचना उचित रहेगा। अब चूंकि मैं समझा रहा हूँ तो यहाँ पर हमने 1 खाना 5 का मान लिया, क्योंकि यहाँ पर जो डिफरेंस हैं वो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, इस प्रकार से हैं। अगर ये छोटे डिफरेंस होते तो हम इसको और छोटा मान सकते थे। तो y में देख लेंगे 5 10 15 20, वैसे तो y में चलिए 20 25 30 35, इसको भी आगे ले जाएंगे 40, और यहाँ पर लिख देंगे 45, इस तरीके से। तो हम पहले समीकरण में से ए में देखते हैं 0,6, यानी कि 0 जो है वो x की वैल्यू है और y क्या है 6 पर है। तो हम यहाँ x 0 है और y कितना है 6 है, तो 5 के बाद 6 यहाँ पर आएगा। तो हम यहाँ एक पॉइंट लगाएंगे कि ये जो वैल्यू है वो 0 और 6 की है, क्योंकि इस बिंदु पर ये इसको मानेंगे a, जो हमने a यहाँ माना है, तो यहाँ मान लेंगे 0,6, एक बिंदु मिला। इसी प्रकार से दूसरा बिंदु देखेंगे 20 7 7, तो हम देखेंगे यहाँ 7 7 कहाँ पर है, तो ये 6 है और यहाँ पर 6, ये मान के चलेंगे यहाँ 5 खाने हैं तो यहाँ 7 मान लेंगे। तो इसके ऐसे चलते हैं सीध में ऐसे, और इस प्रकार से जहाँ ये काटेगा यहाँ मिलेगा हमें 7 और 7, ये मिला हमें बी बिंदु। इसी प्रकार से हम चलते हैं सी बिंदु पर 14 और 8, तो 14 क्या है x की वैल्यू है, तो 14 चलेंगे, 14 यहाँ पर आएगा, और y की वैल्यू कितनी है 8, तो 8 कहाँ पर आएगा यहाँ पर। तो हम इसकी 8 यहाँ खींच लेंगे इस तरीके से और इसको यहाँ मिलाएंगे। तो ये क्या मिला हमें 14, क्योंकि x पर है 14 और y पर है 8, ये मिला हमें सी बिंदु। इस प्रकार से हमें ये बिंदु मिले। जब हम ग्राफ पर खींचेंगे तो ये हमें सीधे मिलेंगे इस तरीके से। क्योंकि हमने ये हाथ से बनाया है तो ये परफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन जब हम ग्राफ पर खींचेंगे, किसी दिन ग्राफ ला करके आपको ग्राफ पर भी बताएंगे। तो अब डी में देखेंगे 42 और 12, तो अब यहाँ 42 है x की वैल्यू, ये पहला जो होता है x होता है और ये y होता है। तो यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे 42 पर, यहाँ पर 42 हो गया और 12 कहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया। अब इसके सीध में ऐसे आएंगे, इसको ऐसे काटेंगे, तो यहाँ एक पॉइंट जो मिलेगा हमें, इसे कर देंगे डॉट 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 ऐसे। तो यहाँ y अक्ष को कहाँ पर काटता है 12 पर, ये है 12, ये है 12 और इसको 42, तो हम यहाँ लिखेंगे 42 और 12, ये मिल गया हमें डी पॉइंट। इस प्रकार से बनाएंगे। अब आते हैं हम दूसरे समीकरण के द्वारा जो हमें प्राप्त हुआ है, हम उसको बनाएंगे। यहाँ पर है 6 0, x की वैल्यू 6 है और y कहाँ पर है, y की वैल्यू 0, तो y 0, x का मान और y का मान 0 यहीं पर होते हैं। तो इसको हम यहाँ लेंगे
और इसको हम यहाँ बताएंगे ये क्या है 6 0। इसी प्रकार से यहाँ 12 है, ई की वैल्यू 12 तो यहाँ पर 12 यहाँ पर होगा लगभग 10 11 12, यहाँ 15 है तो 12 यहाँ पर होगा और 2 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। तो हम डॉट 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 करके आएंगे तो यहाँ पर मिलेगा। इस प्रकार से हमें ये पॉइंट मिला, ये ई मिला और ये एफ मिल गया। जी 18 4 है तो 18 4 कहाँ पर होगा, 18 और 4 यहीं पर होगा। ये हो गया, सीध में लाएंगे यहाँ पर, ये काटेंगे तो ये हो जाएगा 18 4। ये हो गया ई और आगे जी पर 42, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 42 और 12, तो यहाँ पर ये 42 है x की वैल्यू और यहाँ पर 12, तो सेम पॉइंट यहाँ मिल गया हमें वहीं पर। तो ये जो दोनों पॉइंट मिले हैं D और G, ये दोनों एक ही पॉइंट हैं। ये भी 12 42 पर मिलेगा, 12 42 पर हमें प्राप्त हो जाएगा। कितना था 42 12, तो ये हो गया 42 और 12, तो दोनों पॉइंट एक होंगे। अगर अब हम इनको ऐसे मिलाएंगे ऐसे करके तो ये यहाँ मिलेगा और इसी प्रकार से इसको मिलाएंगे तो ये यहाँ मिलेगा। ये हमारे पास इस प्रकार से मिलेगा, ये सीधा जाएगा इस तरीके से और ये ऐसे जाएगा। तो ये हमें 2 लाइन मिलेंगी और ये कहाँ पर प्रतिच्छेद करती हैं, ये D और G इसी पॉइंट पर प्रतिच्छेद करती हैं। और इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमें आलेखीय निरूपण प्राप्त होता है। तो छात्रों इसे इसी प्रकार से हमें बनाना है, निरूपण प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम बनाएंगे। वैसे तो समझ में आ गया होगा, अगर आप ग्राफ पर खींचेंगे तो ये बिल्कुल सेम वैसा ही प्राप्त होगा और सीधा सीधा प्राप्त होगा, बहुत ही अच्छा प्राप्त होगा। तो छात्रों इसको करें और मैं कोशिश करूँगा कि अगला सवाल अब आपको ग्राफ पर ही बताऊँगा, तो प्लीज़ इसको ध्यान से देखें और मन लगा के पढ़ें। थैंक यू। हाँ, उससे पहले ये है कि जब तुम देखते हो तो इसमें एक सब्सक्राइबर का होता है, तो उसको सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब का बटन होता है रेड कलर का, उसको दबा लें। जितने भी वीडियो बनाएंगे जैसे भी हैं आपको मिलते रहेंगे। मैं अगला सवाल जब बताऊंगा आपको तो ग्राफ पर ही बता करके बताऊंगा। ओके, थैंक यू।